मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे तीसरे चरण का जो मतदान हुआ है 2024 लोकसभा, उस पर कि क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि 94 सीटों पर यह चुनाव होना था। एक सीट जो सूरत की है उस पर निर्विरोध भाजपा का उम्मीदवार जीत गया है। बाकी 93 सीटों पर चुनाव हुआ। मत प्रतिशत पीछे से कुछ 1-2% कम हुआ होगा। वो क्या, कितने वोट डले, कितने हुए, इसके विषय पे अलग से हम चर्चा करेंगे। तो जो मुख्यतः चुनाव था, इसमें से पिछली 2019 के चुनाव में भाजपा ने अपने दम पर 71 सीट ली थी, क्योंकि भाजपा के गढ़ वाली सीटें थी। तो जो इस बार चुनाव हुआ, गोवा की 2 सीट पूरी हो गई, 26 का 26 गुजरात पूरा हो गया, और 9 सीटें लगभग मध्य प्रदेश की, 11 सीटें महाराष्ट्र की और 14 सीटें कर्नाटक की। कर्नाटक भी पूरा हो गया। 4 सीटें असम की, असम भी पूरा हो गया। 10 सीटें उत्तर प्रदेश की, जो कि यादव बेल्ट कही जाती है, और 5 सीटें बिहार की। लगभग ये स्थिति चुनाव में रही। तो ये जो चुनाव था मुख्यतः, इस पर एक विश्लेषण करेंगे तो क्या स्थिति रहने वाली है। मेरा जो अपना आकलन है इन चुनावों में, जो फीडबैक टीवी पे भी देखते हैं या जमा भाग गुना करके, कि क्या परिस्थितियां थी। क्योंकि गुजरात की सबसे बड़ी बात 26 सीटें, क्योंकि इस चुनाव में 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी लड़ रहे थे, 2 मध्य प्रदेश से, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह, 2 कर्नाटका से जगदीश शेट्टार और SR बोम्मई, और देश के गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था। तो गुजरात में तो लगता है कि चर्चा करने का कोई, क्योंकि 3-4 सीटों पर ही मुकाबला रहेगा वहां। बाकी 26 की 26 सीट आनी तय है। और कल मोदी जी भी गुजरात में वोट डालने गए, और आपने देखा होगा वो बड़ा इमोशनल कुछ सीन थे कि क्या, किस तरह से कनेक्टिविटी होती है। और मध्य प्रदेश में भी जैसे कम वोटिंग की बात आती है, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में जो शिवराज सिंह चौहान जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से 2019 से भी 1 या 2% मत ज्यादा डला है। तो कहने का मतलब, किसी किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम उमड़ता है। तो जैसे लाडली योजना और शिवराज सिंह चौहान का एक अपना रुतबा रहा, तो पिछली बार भी भाजपा वहां पर विदिशा से 5 लाख वोटों से जीती थी। भार्गव वहां के उम्मीदवार थे। इस बार शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। और दूसरी सीट एक और, जो राजगढ़ की सीट है, जहां पर 77 वर्षीय कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता कहते हैं अपने आप को, और कांग्रेस का नुकसान भी उनका कई वजह से, उनकी बातों से होता है, ऐसे दिग्विजय सिंह, उनकी सीट पे भी 2% मत, 2-3% मत ज्यादा डला है उस सीट पर भी। तीसरी सीट गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। तो 9 सीट जो मध्य प्रदेश की रही, उस पर ठीक ठाक मत प्रतिशत, जो पीछे था उतना ही मत प्रतिशत रहा। तो उन सीटों पर, 9 सीटों पर कोई लगभग 1 सीट बस ये है कि टेस्ट के लिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक आनंद की सीट है। पिछली बार वो भोपाल से लड़े थे और लगभग 5-5.5 लाख वोट से हार गए थे। तो इस बार भोपाल से बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, और वहां के मेयर को टिकट दी, और दिग्विजय सिंह भी वहां चुनाव नहीं लड़ रहे। इस चुनाव में कर्नाटक में भी मुझे लगता है कि 1 सीट पर शायद भाजपा को नुकसान होगा। बाकी सीटों पर मुझे लगता है कि भाजपा को एज है। 13 सीट पर, 14 सीट पर चुनाव हुआ है, जिसमें जगदीश शेट्टार की भी सीट है, शिमोगा से येदियुरप्पा का बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की सीट थी, भगवंत खुबा बीदर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से एक, क्योंकि नॉर्थ जो कर्नाटक है वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है,
बीजेपी को जब भी दिक्कत होती है ज़्यादातर, तो साउथ मैसूर का जो इलाका है, जो देवेगौड़ा का, बीजेपी को डेंट ज़्यादातर वहीं लगता है। जो उत्तर कर्नाटक है वहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन सदा से ही ठीक रहता है। अब सबसे बड़ी बात आएगी उसकी महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में 11 सीटों पर चुनाव हुआ पिछली बार। इन 11 में से 4 सीट भाजपा के पास थी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट जो बनेगी इस चुनाव में वो है बारामती की सीट। वहां पर सुप्रिया सुले और अजीत पवार की धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार के बीच चुनाव हो रहा है। बड़ी जबरदस्त कांटे की टक्कर वहां पर रहेगी, क्योंकि पिछली बार लगभग 1 लाख वोटों के करीब, 1.25 लाख वोटों के करीब सुप्रिया सुले भाजपा के उम्मीदवार से जीती थी। लेकिन इस बार भाजपा का उम्मीदवार नहीं है, वो सीट एनसीपी के अजीत पवार के पास है, और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को टिकट दिया है, क्योंकि वहां पर जितना भी जमीन पर काम है वो करते हैं अजीत पवार। बारामती में बहुत काम उन्होंने किया, क्योंकि पिछली बार भी मैं अभी आंकड़े देख रहा था, विधानसभा जो बारामती विधानसभा है उसमें वो उनको वोट मिले हैं 1,95,000 और भाजपा के उम्मीदवार को 32,000 लगभग, यानी कि बहुत बड़ा मार्जिन से वो विधानसभा की सीट भी जीते हुए हैं। तो वो जमीनी नेता है वहां के, और उधर भाजपा का संघ है, लेकिन संपैथी भी कोई चीज है, क्योंकि बहुत से जो बुजुर्ग लोग हैं वहां के रहने वाले वो शरद पवार के साथ, क्योंकि शरद पवार की अपनी राजनीति भी उसी बारामती से रही, और उनकी सेंटीमेंट भी उस सीट पर है। जबकि सुप्रिया सुले का वहां कोई ज्यादा आधार नहीं है, क्योंकि वो कम जाती थी, तो ज्यादातर उस लोकसभा को अजीत पवार ही संभालते थे। लेकिन शरद पवार का एक सेंटीमेंट, एक बुजुर्ग होने के नाते वहां पर रहने वाला है, तो वहां पर भी एक कांटे की टक्कर है। यानी कि बारामती की सीट महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत कुछ तय करेगी कि अजीत पवार का आने वाला भविष्य क्या रहेगा, किस तरह की वो राजनीति, एनसीपी पे असली कब्जा किसका है। तो वो भी एक जबरदस्त देखने लायक सीट है। उसके बाद बात करेंगे यूपी की। उत्तर प्रदेश की कल 10 सीटों पे चुनाव हुआ। तो 10 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें पिछली बार 8 सीट भाजपा ने जीती, और 2 सीटें मैनपुरी और संभल, ये 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। जबकि बंदायूं से पिछली बारी अक्षय यादव चुनाव लड़े थे, जो कि अब की बार आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हार गए थे। और वहां पर इस बारी उनके बेटे, जो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो सीट भी भाजपा के पास जाने के आसार हैं। एक दूसरी सीट है फिरोजाबाद, अक्षय यादव वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो दूसरे चाचा के बेटे रामगोपाल के। तो वहां भी स्थिति भाजपा मजबूत है, क्योंकि पिछली बार भी भाजपा वहां से 20-25 हजार के मार्जिन से जीती थी। इस बार उस सीट के ऊपर मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में है, लेकिन उस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। वो कितनी वोट लेगा, क्या करेगा, उसके ऊपर भी ये सीट के ऊपर बहुत कुछ दारोमदार है। पिछली बारी सपा, बसपा और आरएलडी का समझौता था। फतेहपुर सीकरी पिछली बार भी भाजपा ने लगभग 4.5 लाख वोट से जीती थी, मुझे लगता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और आगरा तय है कि वहां भाजपा जीतने वाली। एक सीट है संभल, जहां बरक थे, शफीकुर बरक चुनाव जीते थे, अब उनके पोते को टिकट मिली है, क्योंकि उनका देहांत हो गया था, तो उनका पोते को टिकट मिली है। पिछली बार भी वो सपा बसपा गठबंधन में जीते थे, क्योंकि वहां से 50% से ज्यादा संभल में वोट मुस्लिम है, तो वहां पर भी बसपा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। तो वोट सीट भी वो बसपा के उम्मीदवार कितनी वोट लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मुझे लगता है उस सीट पे, संभल वाली सीट पे, फिर भी समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा एज होना ही चाहिए, क्योंकि मुस्लिम भी स्ट्रेटजी के साथ वोट कर रहा है जिस तरह से। तो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है वो है मैनपुरी। चाहे ऐसी भी स्थिति रही हो, मैनपुरी सीट जो कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, तो उस सीट पर इस बार चुनाव बड़ा जबरदस्त है, बड़ी कांटे की टक्कर है, क्योंकि वहां पर डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कन्नौज से पिछली बार डिंपल यादव चुनाव हार गई थी, तो वो मैनपुरी आ गई, और कन्नौज से इस बार अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अगले चरण में चुनाव होगा। वो सीट देखने लायक है,
किस तरह से समीकरण बना है, क्योंकि वहां बसपा ने भी एक यादव उम्मीदवार को टिकट दिया है, लेकिन उसका मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा सा आधार रहेगा। लेकिन सीधी लड़ाई, क्योंकि पिछली बार भी 1 लाख वोटों से लगभग मुलायम सिंह यादव जीते थे, लेकिन फिर उपचुनाव हुआ तो उसमें 2,90,000, क्योंकि सहानुभूति वोट था, तो 2,90,000 वोटों से डिम्पल यादव जीती थी। लेकिन इस बार मार्जिन मैनपुरी में खास तौर पे बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि मैनपुरी सदर से जो विधायक हैं, मंत्री हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो उनके साथ मुकाबला है। तो मुझे लगता है कि मैनपुरी और संभल ये जबरदस्त सीटें बहुत नजदीकी मुकाबले में रहेंगी और लास्ट तक नहीं पता लगेगा कि इन सीटों पर क्या हो रहा है। यानी कि यूपी की जो 10 सीटें हैं उसमें 8 सीट लगभग भाजपा जीतेगी और ये 2 सीटों पर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में भी 5 सीट हैं, उसमें 3 सीट जेडीयू लड़ रही है, एक भाजपा और एक रामविलास पासवान के बेटे की, चिराग पासवान की पार्टी। मधेपुरा में है, सुपौल है, खगड़िया, अररिया, इस तरह से। तो मुझे लगता है पिछली बार भी ये 5 सीटें भाजपा को ने जीती थी, यानी अलायंस ने। इस बार भी कोई ज्यादा बिहार में मुझे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इन सीटों पर परिवर्तन होता नहीं दिख रहा। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की जो 4 सीटें, 4 सीट पश्चिम बंगाल की हैं, वो पूरी तरह मुस्लिम डोमिनेट सीट है। मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद और जंगीपुरा। जंगीपुरा वो सीट है जहां पर देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहां से सांसद बनते थे। वो जंगीपुरा वो मुस्लिम डोमिनेट सीट है। और मुर्शिदाबाद की जहां तक बात है, वहां पर तो भाजपा का जीतना बिल्कुल असंभव है, लेकिन वहां पर भी लड़ाई जबरदस्त हाथापाई और ये मामला आया कि वहां पर मोहम्मद सलीम जो सीपीआई के नेता हैं बहुत बड़े, वो कांग्रेस के समर्थन से लड़ रहे हैं, तो वहां पर उनका आपस में मुकाबला। लेकिन वो टीएमसी इस बारी वो सीटें, क्योंकि मुस्लिम समाज ज्यादातर टीएमसी के साथ ही है। 2 सीटें हैं मालदा दक्षिण और मालदा उत्तर, यहाँ ये सीटें भी ज्यादातर मुस्लिम डोमिनेट है। पिछली बार भी दोनों मुसलमानों में मुकाबला था और उसमें भाजपा की जो खगेन मुर्मू, पहले वो सीपीआई में थी, लेकिन वो फिर 2014 के बाद वो बीजेपी में आई और 2019 में मालदा उत्तर से उनको टिकट दी और वो चुनाव जीते लगभग 80,000, 75-80,000 वोटों से पिछली बारी मालदा उत्तर से। और क्योंकि दोनों मुसलमानों में वोट बटा तो उसका फायदा भाजपा को हुआ। इस बार भी 2-3 मुसलमान बड़े कद्दावर नेता वहां खड़े हैं, उसका क्या रहता है उसके ऊपर डिपेंड है। और एक सीट है मालदा दक्षिण, वहां पर भी मुस्लिम डोमिनेट है और मुसलमान वोट बहुत ज्यादा है, तो वहां भी कांग्रेस और इनके गठबंधन का मुस्लिम उम्मीदवार है और तृणमूल का भी मुस्लिम उम्मीदवार है। तो उसमें भाजपा पिछली बार 8,000 वोट से केवल वो चुनाव हारी थी। अब वहां की परिस्थितियां क्या रहती है, उनकी आपस की लड़ाई क्या है, तो जो लगता है कि मालदा उत्तर सीट भी भाजपा जीत सकती है और मालदा दक्षिण भी जीत सकती है और हो सकता है कि थोड़े मार्जिन से भाजपा का हार भी हो जाए। लेकिन ये 2 सीटों पर भाजपा बड़ी नजदीकी मुकाबले में रहेगी। वो स्थितियां क्या होंगी, कितना वोट बटा है, उसके ऊपर इन 2 सीटों का डिपेंड है। लेकिन मुर्शिदाबाद और जंगीपुरा में भाजपा का मुझे नहीं लगता कि कोई वहां रोल हो, जबकि वो 2 मुसलमान है। भाजपा ने पिछली बार यहाँ पर दोनों सीटों से भाजपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार भाजपा ने भी हिंदू उम्मीदवार ही उतारे हैं उन सीटों पर कि मुसलमानों का वोट बटे तो हिंदू का वोट एक तरह आए तो बात बने। तो पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो इस तरह से मैंने आपसे चर्चा की। और गोवा की भी 2 सीट हैं, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा। एक सीट भाजपा श्रीपद नाइक की जीतनी तय है। दक्षिण में बड़ा नजदीकी मुकाबला होगा गोवा की सीट पे। दादर नागर हवेली की सीट है एक, पिछली बार निर्दलीय जीते थे, इस बार लगता है कि वो सीट भाजपा जीतने वाली है। और दमन द्वीप वो सीट तो बिल्कुल गुजरात की ही सीट मानी जाती है, वो भाजपा आसानी से जीत लेगी। तो इस तरह से लगभग ये जो सीटें मैंने कही पिछली बार 71 और 4 लगभग शिवसेना के पास थी, अब शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई है। एक पूर्व मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा था, तो सिंधु दुर्ग से भी
महाराष्ट्र में नारायण राणे भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे हैं, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो 5 हो गए उप मुख्यमंत्री। तो मेरे कहने का मतलब 71 सीट थी, मुझे लगता है इस बार भाजपा 72 से 76 इस दौर में सीटें ले सकती है इस चुनाव में, क्योंकि भाजपा की स्थिति ठीक ठाक उस एरिया में है। तो क्योंकि आप हम लोग सर्वेयर तो है नहीं, वो तो 1 तारीख को जब एग्जिट पोल आएगा, तो इस विषय को इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि कल आपने एक बयान देखा होगा अखिलेश यादव का। वो क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में गर्मी में लोगों को चुनाव करवा के मरवा दिया, इसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी है। यानी कि आप ये देखेंगे ईवीएम की बजाय अब ये ठीक रहा गर्मी का भी भाजपा पे फोड़ने, जबकि ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मित्रों, जब 2014 में चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी मई जून के बीच में चुनाव हुए थे। पिछले बार 2019 में भी गर्मी में चुनाव हुए थे, या तो इससे पहले लगता है कि मई जून के चुनाव में अखिलेश जी के हिसाब से तो यहाँ पर बर्फ डलती होगी उत्तर भारत में मई जून में, लेकिन इस बार गर्मी हो रही है। तो ये चुनाव जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इन मई जून के महीनों में ही होते थे, क्योंकि समय 5 साल का तय है, उसी में चुनाव होने होते हैं। लेकिन हताशा देखिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि उनकी स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे लोगों को, जबकि उनकी पकड़ मजबूत है, दूसरे लोगों को अगर कहना चाहिए था कि यादव परिवार ने हमें वोट नहीं डालना दिया, लेकिन अखिलेश यादव खुद सहमे नजर आ रहे हैं। क्योंकि बहाना होता है, मुझे कहावत तो नहीं है, एक घटना बताता हूँ आज से 4-5 दिन पहले की, जब हम सभी मित्र लोग सुबह एक्सरसाइज और सैर में पार्क में इकट्ठे होते हैं तो चर्चा चल पड़ी। एक विशेष व्यक्ति था, वो कहने लगा कि भाजपा को वोट नहीं देना उसने, क्योंकि देना ही नहीं, वो तो एंटी है, उसको कुछ करना पड़े। तो सभी लोग 20-22 लोग भाजपा को वोट देने वाले थे, तो वो बात करता रहा, तो सामने वाले उसको जवाब देते रहे। बड़ी सुनने की बात है, जवाब देते रहे कि ये मोदी ने ये कर दिया, वो कहे नहीं। लास्ट में वो कह गया हाँ इतनी सीटें नहीं, आएगा तो मोदी ही। लेकिन उसने एक बात कही कि काम तो सारे ठीक कर दिए मोदी ने, लेकिन एक काम गलत कर दिया है, ये जो नोट बनाए हैं ये गिनने में बड़ी दिक्कत आती है। कसम से ऐसी बात, हंसी आती ऐसी बात पे, कहते हैं कि नोट गिनने में दिक्कत आती है, इसलिए मोदी का विरोध करेंगे हम लोग। तो मेरे एक साथी थे युवा, वो 20-22-25 साल के साथी हैं, वो युवा टीम, वो कहने लगी जी आपको आती होगी भाई सब दिक्कत, हमें तो दिक्कत नहीं आती क्योंकि हम तो मोबाइल से ही सब पेमेंट करते हैं, आपको ही नोट गिनने में दिक्कत ज्यादा आती होगी लगता है। तो इस तरह से बहाने बनाना, इससे चुनाव किस ओर जा रहा है, इन बयानों से अंदाजा हो जाता है कि ये चुनाव किस ओर जा रहा है। तो तीसरे चरण का जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है वही परिस्थितियां उससे कुछ ना कुछ बेटर ही होंगी भाजपा के पक्ष में। तो आज के अंक में इतना ही, हमने तीसरे चरण का चुनाव का आकलन किया, आगे भी जितने चरण के चुनाव होंगे उनका आकलन करेंगे। आप साथ जुड़े रहे और आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।